गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। आज हमारा रूरल डेवलपमेंट का जो हमें रिवीजन रिकॉर्ड करना है उसका ये सेकंड पार्ट है ना। नमन भैया फर्स्ट पार्ट में ही क्यों नहीं कराया था? बिकॉज उसका हमने बहुत इन डेप्थ रिवीजन कराया है। मतलब अगर कोई पहली बार भी देख रहा होगा तो उसे समझ में आएगी, थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे लेकिन चीजें समझ में आएगी, ठीक है ना, क्योंकि मैंने वहां पे बहुत सारी चीजें कवर की है। लगभग अगले 30 से 35 मिनट में इसको भी हम क्या करते हैं, खत्म करते हैं चैप्टर को पार्ट 2 में। और लास्ट टाइम तक बच्चों हमने जो पिछले पार्ट में हमने यहाँ तक कवर कर लिया था, जहाँ पे हमने बात की थी टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन में डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन की, कि एग्रीकल्चर के अंदर ही डिफरेंट डिफरेंट क्या करो आप, क्रॉप्स प्रोड्यूस करो। लेकिन अब बात करते हैं किसकी, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर ही क्यों, बाकी और भी तो सेक्टर्स होते हैं ना, तो उनमें भी आप क्या कर सकते हो, डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो। कह रहे कि जैसे कि एग्रीकल्चर पहले क्या है, बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड है, तो आपको क्या करना है कि जो ज्यादातर जो प्रोपोर्शन है, ज्यादातर जो जनता है वो किसमें लगी हुई है, एग्रीकल्चर में लगी हुई है, तो आपको किसमें भी आना चाहिए, ऑल्टरनेट ऑप्शंस में भी आना चाहिए जो नॉन फार्म सेक्टर में है ना। इससे तुम्हें एक तो क्या मिलेगा, ऑल्टरनेट ऑप्शन भी मिलेंगे और आपकी जीविका को चलाने के लिए दूसरे साधन मिलेंगे, दूसरे तरीके आपको पता चलेंगे, और इससे देश की इनकम भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। नॉन फार्म एक्टिविटीज में बहुत सारे सेगमेंट होते हैं, बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। उनमें से कुछ तो ऐसे हैं, कुछ तो नॉन फार्म एक्टिविटीज ऐसी है जो बहुत ज्यादा डायनेमिक है, जिनमें बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत ज्यादा ऑप्शंस अवेल है, मतलब आपको अवेलेबल मिलेंगे, तो उन्हें आप क्या कर सकते हो, अडॉप्ट कर सकते हो, आगे पीछे आजू बाजू, है ना। उसको बोलते हैं फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेज, और एक होता है आपका क्या, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। बेसिकली जो लिंकेज होते हैं ये इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है, एक तो धंधे के आगे धंधे को बढ़ाना, एक धंधे के पीछे धंधे को बढ़ाना। आगे बढ़ाना फॉरवर्ड लिंकेज, पीछे बढ़ाना बैकवर्ड लिंकेज। आजू बाजू भी होता है, क्या भी होता है, मतलब जो अपने कॉम्पिटिटर है उनको ही खरीद लिया, चल भाई ठीक है ना, चल तुझे अपने, हाँ अपने पल्ले में, हाँ भाई क्यों नाटकबाजी कर रहा है, चल ठीक है बोल क्या लेगा, ठीक है ना, कह रहे जी है ना, 2 थम्स अप, क्या 500 करोड़ रुपए, चल ठीक है, इधर एक्वायर कर लिया कंपनी को। अरे जैसे किसने किया, फेसबुक ने किसको किया था, इंस्टा को किया है, व्हाट्सएप को किया है, ऐसे कह रहे वो दिक्कत क्रिएट कर रही थी ना, तो ये हॉरिजॉन्टल होता है, क्या होता है, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन होता है, ठीक है ना। लेकिन अपने धंधे में कुछ और करना, ठीक है ना, वो क्या है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है, क्या है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, ठीक है ना। जैसे मैं एग्जांपल, मैंने अगर बुक रिलीज करी तो बताओ ये किसका एग्जांपल है, ये बैकवर्ड का एग्जांपल है कि फॉरवर्ड का एग्जांपल है, वेरी गुड, ये फॉरवर्ड का एग्जांपल है, किसका है, फॉरवर्ड का। तो ये बोल रहे हैं कि और भी बहुत सारे सेगमेंट होते हैं जिनमें तो काफी डायनामिक ग्रोथ रहती है, बाकी कुछ तो ऐसे होते हैं जिनमें केवल तुम्हारा घर खर्च ही चल सकता है, क्या चल सकता है, वो सब्सिस्टेंस के होते हैं। कह रहे कि जो डायनामिक सेक्टर में होते हैं वो कौन कौन होते हैं, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है, लेदर इंडस्ट्री होती है, टूरिज्म हो गया एक्सेट्रा, ठीक है ना। जो सेक्टर में काफी क्या है, पोटेंशियल है, जो सेक्टर में काफी क्या है बच्चों, पोटेंशियल है, उनमें क्या है, काफी किसकी कमी है, इंफ्रा की कमी है। और बाकी जो वो बोल रहे हैं, बाकी जो दूसरी चीजें है, जो दूसरी इंडस्ट्रीज है, जो पोर्ट्री है, क्राफ्ट्स है, हैंडलूम्स है, इनमें भी क्या है, काफी इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या है, कमी है। ज्यादातर जो रूरल वुमेन है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिलती है किसमें, एग्रीकल्चर में, जबकि जो मैन होते हैं वो जनरली किसको देखते हैं, नॉन फार्म एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट को देखते हैं। और पिछले कुछ सालों में, कुछ टाइम में कह रहे कि महिलाओं ने भी नॉन फार्म सेक्टर में जॉब देखना क्या कर दी, चालू कर दी, उनका भी पार्टिसिपेशन में काफी बड़ा है, ठीक है ना। अब वो एरिया होते कौन कौन से हैं, नॉन फार्म एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पहला है बच्चों एनिमल हस्बेंड्री है, जिसको बोलते हैं लाइव स्टॉक फार्मिंग। एनिमल हस्बेंड्री एक ऐसी ब्रांच है एग्रीकल्चर की जो किससे कनेक्टेड होती है, ब्रीडिंग से, रियरिंग से, केयरिंग से, किसकी, फार्म एनिमल्स की ब्रीडिंग कराना, रियरिंग कराना और केयरिंग कराना। लाइव स्टॉक फार्मिंग में कैटल को क्या करा जाता है, रखा जाता है, गोट्स हो गई, डक्स हो गई एक्सेट्रा, ये सबसे ज्यादा रखी जाती है। इंडिया सबसे ज्यादा क्या रखता है, लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन रखता है, एक ऐसा देश जहाँ पे लाइव स्टॉक की सबसे ज्यादा क्या है, पॉपुलेशन है। और लाइव स्टॉक बोल रहे हैं कि लाइव स्टॉक के प्रोडक्शन से इससे क्या मिलती है, एक तो इनकम में स्टेबिलिटी मिलती है आपको, जो कि यहाँ पे आपको पहले सेफ्टी वाले इशू आ रहे थे ना एग्रीकल्चर में कि एक ही चीज के ऊपर डिपेंड हो गए, कह रहे कि यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी मिलती है इनकम में, इनफैक्ट इनसे फूड सिक्योरिटी में मिलेगी आपको, ट्रांसपोर्टेशन मीडियम में भी आप इन्हें यूज कर सकते हो, फ्यूल में भी यूज कर सकते हो, और फैमिली के लिए न्यूट्रिशनल वैल्यू भी जनरेट होती है विदाउट डिसरप्टिंग द अदर फूड प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। बाकी जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है उन्हें विदाउट इंटरप्शन किए हुए, ठीक है ना। ऐसा जो लाइव स्टॉक सेक्टर है ये ऑल्टरनेट ऑप्शंस क्या करता है, जनरेट करता है, और इसने किए हैं कितने लोगों के लिए, 70 मिलियन स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए, जिसमें कि कौन भी शामिल है, लैंडलेस लेबरर भी शामिल है।
इसमें से ज्यादातर जो तादाद है, जो नंबर है ना, वो किसका भी है, महिलाओं का भी है। किसका भी है, महिलाओं का भी है, बिकॉज वो किसको संभालती है, लाइव स्टॉक सेक्टर को संभालती है। ये काम बहुत आसानी से घर पे हो जाता है, मतलब आसानी से नहीं होता, काम करना पड़ता है, मेहनत तो होती है हर काम में, मैं ऐसे डिस्काउंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कह रहे हैं उनके लिए ये क्या रहता है, इजी रहता है। फिर कह रहे हैं कि पोल्ट्री फार्मिंग का कितना शेयर है, 58% शेयर है ओवरऑल में, है ना। और इसको फिर उसके बाद फिर किसका नंबर आता है, इसके बाद लोग किसको फिर रखते हैं, कैमल्स को रखते हैं, एसिस को रखते हैं, हॉर्स, पोनीज एंड म्यूल्स, है ना। ये एक ही कैटेगरी के सारे क्या होते हैं, जानवर होते हैं। इंडिया हैज अबाउट 300 मिलियन कैटल। इंडिया में कितने कैटल्स है, 300 मिलियन कैटल है, जिसमें से खाली 108 मिलियन तो पोनी है, बफेलोज है। और ये कब का डेटा बच्चों, 2012 का। नेक्स्ट है, इसमें एक और एरिया रहता है, डेयरिंग। डेयरिंग में खासकर हम उन एनिमल्स को रखते हैं जो जिनसे हमें क्या मिलता है, मिल्क मिलता है मेनली, और बाकी दूसरे प्रोडक्ट उनसे हम क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। तो डेयरिंग वो एग्रीकल्चर की ब्रांच है जहाँ पे ब्रीडिंग करते हैं, रेजिंग करते हैं, यूटिलाइज करते हैं डेयरी एनिमल्स को प्रोडक्शन के लिए, किसके, मिल्क के, और बाकी दूसरे प्रोडक्ट जो उनसे प्रोसेस होते हैं, लेदर वगैरह है, बाकी चीजें। डेयरी एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, स्टोर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मिल्क को और बाकी दूसरे प्रोडक्ट को, है ना। जो परफॉर्मेंस है इंडियन डेयरी सेक्टर की, काफी क्या हुई है पिछले 3 डिकेड में, पिछले 30 सालों में काफी क्या हुई है, इंप्रेसिव रही है। उसमें काफी हमने ग्रोथ क्या की है, रिकॉर्ड की है। मिल्क प्रोडक्शन भारत में बढ़ करके कितने से कितना हो गया, 10 टाइम्स हो गया अभी, है ना, 1951 से 2000। हाँ, तो जैसे उन्होंने कितने 300 लीटर मिल्क से चालू किया था, कितने, अमूल ने, ठीक है ना। तो कह रहे 10 टाइम्स हो गया, ठीक है। वो तो अभी क्या है, 10 टाइम्स फालतू का डेटा है, कुछ नहीं है वो, मतलब कुछ उसकी लिमिट ही नहीं है कि कितना प्रोडक्शन हुआ, खाली वो तो कैसे भी अमूल की बात थी, ठीक है ना। ड्यू टू द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑपरेशन फ्लड, किसकी वजह से, ऑपरेशन फ्लड के इम्प्लीमेंटेशन की वजह से, जिसको क्या बोला जाता है, व्हाइट रेवोल्यूशन। और इंडिया इसकी वजह से ही इंडिया फर्स्ट नंबर पे आता है, किसके प्रोडक्शन के मामले में, मिल्क के प्रोडक्शन के मामले में। ऑपरेशन फ्लड किसने चालू किया था, एनडीडीबी ने, बोले तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। वापस से किसने किया था, एनडीडीबी ने, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है ना। ये कब में, 1970 में। और ये किसके गाइडेंस में चालू हुआ था, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि हम अपने भारत को क्या बना सके, नेशन वाइड क्या बना सके, ग्रिड बना सके, किसके मामले में, मिल्क के मामले में। और ऑपरेशन फ्लड सिस्टम में सारे फार्मर्स को ऐसा एनकरेज किया गया कि वो आपका अपना सारा जो भी क्या है, जो भी मिल्क है, वो सब क्या करे, इकट्ठा करे, और फिर उन्हें हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एंड देन फिर उसे क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, आगे उसकी मार्केटिंग करेंगे, किसके थ्रू, कोऑपरेटिव्स के थ्रू, किसके थ्रू। और फार्मर को इससे उनको निश्चित कराया गया कि आपको क्या मिलेंगे, फेयर प्राइसेस मिलेंगे आपके, किसके, आपके जो आप भी क्या लेके आओगे, प्रोडक्ट लेके आओगे, जो मिल्क लेकर के आओगे, इससे आपकी इनकम भी बढ़ेगी। गुजरात क्या है, गुजरात का इसमें सबसे बड़ा क्या है, रोल है। और ये मॉडल चालू हुआ कोऑपरेटिव से, किससे चालू हुआ, कोऑपरेटिव से, जिसको बाद में दूसरे क्या भी किया, दूसरे जो स्टेट्स है उन्होंने भी क्या किया, इसको फॉलो किया। इसमें क्या भी है बच्चों, एग्स, वूल्स और अदर जो बाई प्रोडक्ट होते हैं, वो भी काफी क्या बोल रहे हैं, इमर्जिंग प्रोडक्टिव सेक्टर हो सकते हैं, किसके लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए, बिकॉज इनकी क्या है, डिमांड रहती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों, फिशरीज। फिशरीज एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जो केवल और केवल हम वहां पे क्या करते हैं, कैचिंग करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, किसकी, फिश की या बाकी अदर एक्वेटिक एनिमल्स की, ठीक है ना। अच्छा, ये बोल रहे हैं जो फिशरी सेक्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री में, फालतू की बात है। वो कह रहे हैं कि भारत में क्या हुआ है, प्रोग्रेसिव इंक्रीज हुआ है, किसमें, बजटरी एलोकेशन है, गवर्नमेंट ने जो बजट रिलीज करती है, अलॉट करती है इस सेक्टर के लिए, उसमें क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, क्योंकि एज अ एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, जिसकी वजह से क्या आई है कि नई नई टेक्नोलॉजी भी आई है, किसमें, फिशरी सेक्टर में या एक्वाकल्चर में। और डेवलपमेंट इसकी वजह से क्या हुआ है कि इस सेक्टर का काफी क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। जो वाटर बॉडीज होती है, सी, ओशन, रिवर, लेक, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स, इनको मदर माना जाता है किसका, या प्रोवाइडर माना जाता है किसका, ये एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं या जो फिश वगैरह होती है, ठीक है ना, बिकॉज यही इनको क्या देती है, लाइफ देती है, ठीक है ना, ये जो वाटर बॉडीज होती है। फिश प्रोडक्शन जो इनलैंड सोर्स से होता है बच्चों, वो कितना होता है, 65% होता है, जो टोटल फिश प्रोडक्शन का है, ठीक है ना। टोटल फिश का प्रोडक्शन का कितना है, 65% तो इनलैंड यानी कि भारत के अंदर से, और बाकी 35% कहां से आता है, मरीन सेक्टर से आता है, सी से और ओशियन से। और ये बोल रहा है कि जो फिश प्रोडक्शन है वो कितना रहती है बच्चों, 0.9% रहती है, किसका, जी पूरे के पूरा जीडीपी का। इंडिया में कहाँ पे ऐसा होता है, ये फिशरीज कहाँ पे होती है, ये ध्यान से सुनना बच्चों, वेस्ट बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, केरला में, गुजरात में, महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में, ये मेजर फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है। वो एमसीक्यू पूछेगा आपको कि बताओ इनमें से कौन सा नहीं है,
एक फालतू का स्टेट डालेगा, जैसे राजस्थान डालेगा, उत्तराखंड डालेगा, यूपी डालेगा, अभी इधर कहाँ पे मछली हो रही है, ठीक है ना। तो वो सब क्या है, जो आपकी कोस्टल एरियाज है वो उधर ही होती है, ये सारे कोस्टल एरियाज है, ठीक है ना। अच्छा, ब्लू रेवोल्यूशन, ये जिसको नील या नीली क्रांति बोलते हैं, वो किससे रिलेट करती है, एक्वाकल्चर से रिलेट करती है। कुछ मेजर प्रॉब्लम इन्हें फेस करनी होती है, किनको, जो ये फिशरमैन होते हैं, वो उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी होती है। एक तो बहुत ज्यादा क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, क्या है, जरूरी कोई ना है मछली पकड़ में ही आ जाएगी, तुम तो निकले हो, जरूरी है पकड़ में आ जाएगी, नहीं आ रही वो, ठीक है ना, तुम तो हंस रहे हो, तुम तो दूर दूर तक गए, नहीं आ रही है, पता नहीं आ रही तो क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। मान लिया तुम्हारा जाल छोटा है, ठीक है अरे चल छपरे चल। लो पर कैपिटा अर्निंग, आपकी जो पर कैपिटा अर्निंग है वो क्या हो सकती है, पिटाई कर दूंगा अभी, नालायक, रिवीजन कराने दे। लो पर कैपिटा अर्निंग उनकी, अबे जब क्या है अंडर एम्प्लॉयमेंट है तो पर कैपिटा अर्निंग क्या रहती है, हम तो बाद में मिलके जाना, तुझे बताऊंगा मैं। सुनो, हाई इलिटरेसी रेट, इनमें अब ये क्या पढ़ लिख के क्या मछली पकड़ेंगे क्या, फिर तो कह रहे हैं कि इनकी क्या रहती है, हाई इलिटरेसी रेट रहती है। अबे पढ़े लिखे होते तो फिर मछली नहीं पकड़ते, तो तुम्हारे जैसे मतलब, छोड़ो जान, तो बोलता नहीं हूँ। इंडेप्टेडनेस, ठीक है ना, ये किसके जाल में फंसे रहते हैं भाई, एक बात मछली पकड़ने के चक्कर में रहोगे साला, मतलब तुम्हें क्या, तुम सोचो मुकेश अंबानी बनोगे क्या, अरे खर्चा करना पड़ता है उधर जाने के लिए, ठीक है ना, हाँ, तो जाल डालना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें होती है, तो बर्बाद हो जाओगे, तो मतलब इसे तो रिलेट कर सकते हो तुम, ठीक है ना। सारे पॉइंटर्स बैक टू बैक चिपक के, मतलब मेन पढ़ाते हुए, जब मैं मेन पढ़ा रहा था तब मेरे माइंड में ऐसा नहीं आया, लेकिन वो तो तुम हो ना, तुम किसी भी चीज को ऐसे माहौल में कन्वर्ट कर देते हो। तो कह रहे हैं कि अगर इसमें फिशरी सेक्टर में क्या रहता है कि काफी दिक्कतें रहती है, दिक्कतें क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, मतलब जिंदगी में लोगों की कमी रहती है, ठीक है ना। अच्छा, फिर जब जिंदगी में कमी है, क्योंकि अब मछली आ नहीं रही है, जाल में आ नहीं रही है, तो अर्निंग क्या रहेगी, कम रहेगी। अर्निंग कम, अच्छा अर्निंग कम क्यों है, बिकॉज अबे अर्निंग ओ नालायक, सुधर जाओ, थोड़ा सीरियस हो जा। अर्निंग कम इसलिए बिकॉज पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है ना। अरे पढ़ा लिखा होता तो फिर मछली ना पकड़ रहा होता, फिर तो समझ आ जाती ना उसे, और बेचारा क्योंकि इसी चक्कर में लगा हुआ है, तो भाई खर्चा करना होता तो किसी कर्ज के जाल में फंसा हुआ है, ठीक है ना, इधर से लेकर के उधर खर्च कर रहा है, उधर से लेकर के इधर खर्च कर रहा है, और बस इसी चक्कर में लग रहा है। तो चार प्रॉब्लम ये है मछली पकड़ने में। नेक्स्ट नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर, क्या है, हॉर्टिकल्चर, हाँ जी। हॉर्टिकल्चर एक ऐसी साइंस आप कह सकते हो, या एक ऐसी आर्ट होती है जहाँ पे आप फ्रूट्स को कल्टीवेट करते हो, वेजिटेबल्स को, ट्यूबर क्रॉप्स को, फ्लावर्स को, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स को, स्पाइसेस को, और बाकी दूसरी जो प्लांटेशन क्रॉप्स होती है, ठीक है ना। इनका मीनिंग बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ वापस से बस, ठीक है ना। ये एक ऐसी साइंस होती है या आर्ट होती है जहाँ पे आप क्या करते हो बच्चों, कल्टीवेट करते हो फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, ट्यूबर क्रॉप्स को, फ्लावर्स को, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स को, स्पाइसेस को, या बाकी प्लांटेशन क्रॉप्स को। ये क्रॉप काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फूड और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने में, और नो डाउट कि एम्प्लॉयमेंट, जो अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो मुद्दा रहता है उसको तो एड्रेस करती है, मतलब जो रोजगार तो जनरेट करती ही है ये, ठीक है ना। जो अनएम्प्लॉयमेंट वाला मुद्दा तो उसको एड्रेस करती है, रोजगार जनरेट करती है, साथ में क्या भी प्रोवाइड कराती है, फूड और न्यूट्रिशनल वैल्यू। इंडिया ने हॉर्टिकल्चर को अडॉप्ट करके रखा है बिकॉज यहाँ पे बहुत वैरायटी में क्या मिलती है, सॉइल मिलती है, मिट्टी की कंडीशनिंग अलग है, वेदर अलग है, क्लाइमेट अलग है, हर 100 किलोमीटर पे चेंज हो जाता है, तो अलग अलग डिफरेंट हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये तो हमें क्या है, काफी हमारे लिए अच्छा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि किसके लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर में क्या होता है, वैल्यू एड ऑन होता है। हॉर्टिकल्चर कितना कंट्रीब्यूट करती है, 1/3 कंट्रीब्यूट करती है पूरा किसका, एग्रीकल्चरल आउटपुट का, मतलब प्राइमरी सेक्टर का 1/3 तो किससे ही आता है, हॉर्टिकल्चर से। और पूरी जीडीपी का कितना, 6% ऑफ द जीडीपी। इंडिया एक वर्ल्ड लीडर बन के निकला है अलग अलग किसको प्रोड्यूस करने के मामले में, फ्रूट्स को प्रोड्यूस करने के मामले में, जैसे कि मैंगो, बनाना, कोकोनट, कैशूनट, और बाकी स्पाइसेस में भी काफी नाम है भारत का। वैसे भी भारत के लोग चटकीले तो होते ही है। हॉर्टिकल्चर ने क्या किया, काफी इकोनॉमिक कंडीशन क्या की, इंप्रूव किए बहुत सारे फार्मर्स की, और ये क्या बना बच्चों, एक लिवलीहुड का सोर्स बना बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए जो मतलब वंचित सेक्शन था, जो अनप्रिविलेज थे, जिनको बहुत ज्यादा पहले कुछ नहीं मिला था। उन्होंने काफी अच्छा किया है यहाँ पे। इसमें क्या रहता है, फ्लावर हार्वेस्टिंग होती है, नर्सरी का मेंटेनेंस होता है, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन होता है, टिश्यू कल्चर होता है, प्रोपेगेशन ऑफ फ्रूट्स एंड प्लांट्स होता है,
और बाकी जो फूड प्रोसेसिंग होती है हाईली क्या है रेम्यूनरेटिव ऑप्शंस है व्यूमन के लिए, कहाँ पे रूरल एरिया में, मतलब रूरल एरिया में व्यूमन इन चीजों में भी क्या हो सकती है इन्वॉल्व हो सकती है, जहाँ पे आपको अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। और हाई क्रॉप प्रोडक्टिविटी की वजह से बच्चों क्या हुआ था भारत में, ग्रीन रेवोल्यूशन सॉरी गोल्डन रेवोल्यूशन हुआ था किसमें, हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग में, ठीक है ना। नील और नीली क्रांति एक्वाकल्चर से रिलेट करती है, ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में फार्मिंग से रिलेट करती है, गोल्डन रेवोल्यूशन हॉर्टिकल्चर से रिलेट करती है, व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क से रिलेट करती है, ठीक है ना। तो बिल्कुल हाँ क्या कह रहे हैं, मछली पकड़ना क्या कह रहा है, मैचिंग, हाँ मैचिंग आ सकती है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मेरे को लगा पता नहीं क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट बेटा, जिंदगी में मछली से भी बाहर बहुत दुनिया है, मछली से पापा के परे तू बाहर निकल के है, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी, कह रहे कि आईटी में भी काफी क्या है लुक्रेटिव ऑप्शंस है, किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। आईटी एक ऐसी ब्रांच है किसकी, इंजीनियरिंग की, जो किससे डील करती है बच्चों, कंप्यूटर से डील करती है, टेलीकम्युनिकेशन से डील करती है, जिसमें हम करते क्या है, स्टोर करते हैं, रिट्राइव करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं किसको, डेटा को या इंफॉर्मेशन। तो एक सवाल पूछूंगी आपको, वैसे पूछना नहीं चाहिए मेरे को क्योंकि मैं रिवीजन कर रहा हूँ, बहुत जल्दी से पूछता हूँ, डेटा और इंफॉर्मेशन में फर्क समझ में आता है तुम्हें, जल्दी बोलो, डेटा और इंफॉर्मेशन में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा, जो पहले से ही होगा, तो इंफॉर्मेशन ना, चलो जल्दी हो, डेटा क्या होता है बेटा, एवरीथिंग विच इज एवरी फैक्ट इज अ डेटा वेदर इट इज ऑफ योर यूज और नॉट, है ना। लेकिन उसमें से तुमने एक्सट्रैक्ट करके तुम्हारे मतलब की बात निकाली, तो वो क्या है। अब जैसे यहाँ पे है बहुत सारे बच्चे, मैं रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है ना, तो ऐसे तो मैं तो सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कुछ बच्चों के जहन में केवल मछली वाला कॉन्सेप्ट बैठता है तो उनके लिए वो सारा तो क्या है, सारा डेटा है, और मछली वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इंफॉर्मेशन है उनके लिए, ठीक है ना, क्योंकि इंसान अपने अपने काम की बात करता है। खैर सुनो भाई, आईटी में काफी क्या हुआ है, आईटी ने रेवोल्यूशन लेके आया किसमें, इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर में, बिकॉज आज ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जिसमें आईटी का यूज ना होता, और जिसमें आईटी का यूज नहीं होता वो सेक्टर पूरे किस पे है, मार्जिन पे है, किस पे है, मार्जिन पे, और खत्म होने की कगार पे है। तो आईटी का तो यूज भैया राजी नहीं तो गैर राजी करना ही पड़ेगा, जमाना ही किसका है, आईटी का है, ठीक है ना। तो बोल रहे हैं आईटी काफी क्रिटिकल रोल प्ले करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने में, और इससे फूड सिक्योरिटी को भी आप इंश्योर कर सकते हो आज के दौर में। फूड सिक्योरिटी को कैसे, बिकॉज टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप पहले ही पता लगा सकते हो कि कहाँ पे क्या होने वाला है, नेचर में क्या चेंज होने वाला है, एनवायरनमेंट में क्या चेंज होने वाला है, चेंज होने वाला है वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें आपको पहले ही पता चल जाएंगी। तो गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है, अलग अलग एरियाज में प्रिडिक्शन कर सकती है, माने फोरकास्टिंग कर सकती है कि कहाँ कहाँ पे इनसिक्योरिटी हो सकती है फूड को लेकर के, वीकनेस कहाँ पे है, वल्नरेबिलिटी कहाँ पे है ना, ताकि वो ये कैसे कर पाएंगे, इंफॉर्मेशन को क्या करके, कलेक्ट करके, ठीक है ना, एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके विद द हेल्प ऑफ एआई एंड सॉफ्टवेयर्स वगैरह वगैरह, ठीक है ना, ताकि एक्शन लिया जा सके किससे बचने के लिए, या किसको रिड्यूस करने के लिए, इमरजेंसी से बचने के, मतलब इमरजेंसी को बिल्कुल हटाने के लिए, या जो इमरजेंट सिचुएशन है उसको कम करने के लिए। इसके काफी पॉजिटिव इंपैक्ट एग्रीकल्चर में हुए हैं, क्योंकि इससे इंफॉर्मेशन मिलती है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में, उनके एप्लीकेशन के बारे में, प्राइस के बारे में, यानी कि मार्केट की इंफॉर्मेशन मिलती है विद द हेल्प ऑफ आईटी, वेदर के बारे में जानकारी मिलती है आपको, सोइल कंडीशन। अब तो पता क्या है, देखो घर पे भी माहौल ऐसा है ना, मम्मी उधर घर पे जाके पूछती है बेटा देख के बताना वो धूप निकलेगी कि नहीं निकलेगी, तो मैं ऊपर कपड़े सुखाऊं, अदरवाइज नहीं, ठीक है ना, बारिश आएगी कि नहीं आएगी। मतलब हमारे घर पे क्या है, मैं अपने घर की बात बताऊं, मुझे नहीं पता तुम्हारे घर पे क्या होता है, हमारे घर पे वो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो मम्मी उनको बोलती है बेटा देख के बताना, मतलब जैसे हमारी जॉइंट फैमिली है, तो जो भी ताई जी है ना, जो चाची है, वो सब छोटे छोटे बच्चों को बेटा देख के बताना कब धूप निकलेगी, है ना, बारिश, अगले 3 दिन के पूरे रिपोर्ट बना के रखते हो पहले ही, है ना, वो पूरा प्लानिंग करके कपड़े ऊपर सुखाने कि नहीं सुखाने, तो वो सारी चीजें, ठीक है ना, मान लिया मसाले सुखाने हो ऊपर, है ना, तो वो सारी चीजें। तो देखो आईटी का जब इतना जबरदस्त यूज हो रहा है, घर में इतना यूज हो रहा है ऐसा, है ना, तो देखो फार्मर के लिए तो बहुत क्या है, बहुत अच्छी चीज है। तो कह रहे हैं कि इससे वेदर का पता चल जाएगा, सॉइल कंडीशन का पता चल जाएगा, जो हम अलग अलग एरिया में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ये एक टूल है क्या, किसका, क्या रिलीज करने का, मतलब नॉलेज वगैरह क्रिएट करने का सोसाइटी में, ये एक उसका भी क्या है, एक बेहतर टूल है। और इससे क्या होते हैं, मतलब रूरल एरिया में बाकी दूसरी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो भी क्या होती है, जनरेट होती है, ठीक है ना। इसी के साथ साथ बच्चों हमारे ये क्या हो जाते हैं, ये सेक्टर्स खत्म हो जाते हैं, अलग अलग जो एरियाज है, ठीक है ना। तो नहीं नहीं, जो बच्चे खुश हो रहे हैं, अभी टॉपिक और भी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है
जो लॉन्ग टर्म अप्रोच की बात करता है, शॉर्ट टर्म की बात करता है, लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। हाँ, जो आज की तो बात करता ही है, करंट नीड को तो एड्रेस करता ही है, लेकिन फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को भी क्या करता है, वो कंसीडर करता है। वो बोलता है कि आज जो है हमारे पास, हमें उसे कम करना नहीं चाहिए। इनफैक्ट हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि एटलीस्ट हम अगर नहीं इंक्रीज कर सकते तो कम से कम उसे कम तो ना करके जाए। बाकी जिम्मेदारी तो हमारी ये बनती है कि हम अपने रिसोर्सेज को एनहांस करके जाए, ठीक है ना। तो वो चीज है। अच्छा, अब इसमें बच्चों क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या है, काफी रोल रहता है, बिकॉज यहाँ पे कोई एनवायरनमेंट को हार्म नहीं पहुंचता। सवाल ये है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसी फॉर्म होती है एग्रीकल्चर की जो किसके ऊपर विश्वास करती है, जहाँ पे किसके यूसेज की बात की जाती है, क्रॉप रोटेशन के यूसेज की बात की जाती है, ग्रीन मैन्योर की बात की जाती है, कंपोस्ट और बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल की बात की जाती है। यहाँ पे किसके यूज को अवॉइड किया गया है, फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स के यूज को अवॉइड किया गया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे हम क्या करते हैं, सेफ और हेल्दी फूड क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, एनवायरनमेंट के ऊपर कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट डाले। और शॉर्ट में हम बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे हम क्या करते हैं, रीस्टोर करते हैं, जो मिट्टी की जो कंडीशन है जो खराब हुई है उसको रीस्टोर करते हैं, फिर उसे मेंटेन करते हैं, देन उसे क्या करते हैं, एनहांस करते हैं। और प्लस साथ में खाली मिट्टी की कंडीशन ही नहीं, पूरे इकोलॉजिकल बैलेंस को हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, रीस्टोर करते हैं। पहले जो रायता फैला पूरी हमारी किसमें, पूरी नेचर में, वो रायता पहले समेटते हैं, फिर उसे मेंटेन करते हैं, फिर उसकी क्वालिटी को एनहांस करने का काम करते हैं। आजकल बोल रहे हैं काफी इंक्रीजिंग डिमांड क्या हुई है, इंक्रीज हुई है किसकी, ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड की। भारत में भी कुछ डिमांड रेज हुई है और फॉरेन कंट्रीज में तो लोग अवेयर हुए हैं, है ना। इससे क्या, टू एनहांस फूड सेफ्टी थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है ना। इससे फूड सेफ्टी में क्या हुआ है, एनहांसमेंट हुआ है। बेनिफिट क्या है बच्चों ऑर्गेनिक फार्मिंग के, उसकी एमटी है, जल्दी से बोलो, जीपीएस ट्रेस फ्रेंडली फार्मिंग फर्टिलिटी, जीपीएस ट्रेस फ्रेंडली फार्मिंग फर्टिलिटी, जी फॉर जनरेट इनकम। भारत में भी हुआ है, लेकिन भारत से ज्यादा ग्रोथ कहां पे हुई है, बाहर हुई है। तो आप क्या कर सकते हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट आप लगाते हो, फार्मिंग ऑर्गेनिकली करते हो, तो आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट करके क्या कमा सकते हो, पैसा कमा सकते हो। इससे आप देश में ऐसे हेल्प करोगे कि जो फॉरेक्स आपके फॉरेन रिजर्व है वो भी क्या होंगे, मेंटेन होंगे, ठीक है ना। दूसरा है प्रोवाइड हेल्दी फूड, इससे क्या मिलेगा, हेल्दी फूड मिलेगा, ठीक है ना। जिंदगी में बहुत कमी है भाई, प्रोवाइड्स हेल्दी फूड, ठीक है ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, जिंदगी में बहुत कमी है, ठीक है ना, बहुत त्रस्त है तू। मतलब किसी भी हद तक कन्हैया बेटा, कन्हैया को भी छोड़ रहा तू उधर इससे दूर हो जाए, ये सही इंसान नहीं है, इसके हाव भाव सही नहीं लग रहे हमें। प्रोवाइड्स हेल्दी फूड, सुनो, प्रोवाइड्स हेल्दी फूड। ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर आप करते हो तो इससे हेल्दी फूड मिलता है। क्यों मिलता है हेल्दी फूड, अरे इसमें ना तो किसका यूज हो रहा है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज हो रहा है, नेचुरली क्या हो रहे हैं, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं हम प्रोडक्ट को, ठीक है ना, जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है। तो इससे हमारे को क्या मिल रही है, जो सप्लाई हो रही है फूड की, वो हेल्दी फूड की सप्लाई हो रही है, ठीक है। उनमें जो क्या रहती है, न्यूट्रिशन, मतलब जहर तो नहीं सर्व कर रहे हैं ना सस्ते के नाम पे, भले ही महंगा है लेकिन न्यूट्रिशन तो मिल रहे हैं ना। फिर आगे बोल रहे हैं ये सोर्स है किसका, एम्प्लॉयमेंट का। वैसे तो बोला जाता है इसमें टाइम ज्यादा लगता है, एफर्ट ज्यादा लगते हैं, एनर्जी ज्यादा लगती है, ठीक है ना, लेबर इसमें क्या लगती है, ज्यादा लगती है। तो तुम इसे ऐसे क्यों देख रहे हो भाई, जब लेबर ज्यादा लग रही है तो भारत में बेरोजगारी भी तो है, तो वो वाला मुद्दा भी तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, कवर होगा ना। तो कह रहे हैं कि ये एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है, यहाँ पे ज्यादा लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार में, क्योंकि मेहनत का काम है ना ये। अब बाकी अगर जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है इसमें मेहनत तो इसलिए होगी ना क्योंकि लोगों को काम करना पड़ेगा। अदरवाइज तो क्या है, जो बाकी जो ट्रेडिशनल या जो कन्वेंशनल फार्मिंग होती है उसमें तो वो जो सारा काम जो इंसान को करना था वो क्या कर रहे हैं, बाकी जो या तो सीआईटी कर रही है या फिर वो केमिकल्स फर्टिलाइजर वगैरह कर रहे हैं, तो वो चीज है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है, कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होता, इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों, इकोनॉमिकल फार्मिंग है। कह रहे कि सस्ती है। क्यों है सस्ती भाई, सस्ती इसलिए है क्योंकि एचवाईवी सीड से लेके आओगे, फर्टिलाइजर से लेके आओगे, वो महंगे, ये तो नेचुरल आपका वेस्ट ही तो है, वेस्ट ही क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। उल्टा तुम तो वेस्ट को फिकवाने की कॉस्ट आती, क्या आती, फिकवाने की कॉस्ट आती, उसमें तो फेंकना भी नहीं पड़ेगा, स्टोर करो, इकट्ठा करो, यूज कर लो उसे, तो वो वाली भी तुम्हारी कॉस्ट बच जाएगी, तो सस्ती है। नेक्स्ट इससे मिट्टी की फर्टिलिटी भी बनी रहती है क्योंकि क्रॉप रोटेशन करोगे आप और नेचुरल चीजें यूज करोगे, नेचर से निकली हुई चीजें नेचर में ही डालोगे तो उसका कोई एडवर्स इंपैक्ट नहीं होगा, तो सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन होगी। जीपीएस ट्रेस
फ्रेंडली फार्मिंग फर्टिलिटी, G for generate income through export, P for provide healthy food, S for source of employment, GPS trace, ट्रेस तो नहीं है कुछ भी, ट्रेस फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली, फ्रेंडली फार्मिंग, इकोनॉमिकल फार्मिंग, फर्टिलिटी, मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। चैलेंजेस भी है इसमें बहुत ज्यादा, ठीक है ना। और इसकी बच्चे जो मैंने आपको मेनली पढ़ाया था तो उसमें क्या भी नहीं पढ़ाया था, मैंने आपको एमटी भी नहीं पढ़ाई थी, बस ऐसे हेडिंग पढ़ा दी थी। हालांकि बाद में जो इसको रिकॉर्ड करनी पड़ी मेरे को इसकी वीडियो अलग से, क्योंकि उसमें म्यूट हो गई थी, तो उसमें मैंने कराया था ये, है ना। इसकी एमटी है L फॉर लाइफ, L फॉर हाँ, ऐसे मत बोलना। अभी एक बच्चा बोल रहा था L फॉर एंटरप्राइज, नहीं L5 एंटरप्राइज, L5 है ना, L5 एंटरप्राइज। वो एमटी किसमें है, किसमें है, बिजनेस में है वो, हाँ स्टाफिंग में है वो। इधर ऐसे मत लगा ना, मैंने बोला L4 तो बोला L4 एंटरप्राइज, वो उधर क्या है ना, उधर की याद आ रहा था इसको। अरे पुरानी वाली को छोड़, अब थोड़ा नए वाले इस पे एमटी पे। अरे मिल तो गई, ये तो रही L4, ठीक है ना। दरअसल क्या है, इंसान दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाता है, ठीक है ना। कहानी तो जो है अपनी ही बयां कर रहा होता है, दास्तां अपनी सुना रहा होता है, लेकिन किसी और के कंधे पे बंदूक रख करके। कोई बात नहीं बेटा, हाँ जी, बहुत आगे जाएगा तू। ऑर्गेनिक फार्मिंग सफर्स फ्रॉम द फॉलोइंग ड्रॉबैक्स। हाँ जी, ऑर्गेनिक फार्मिंग में काफी सारी क्या रहती है, ड्रॉबैक्स रहती है। क्या, एक तो ये लेस पॉपुलर है, बहुत ज्यादा लोग इसके लिए एक तो क्यूरियस भी नहीं है ना अवेयर है, और क्योंकि महंगी भी मतलब इसके जो प्रोड्यूस होते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो बने हुए जो प्रोड्यूस होते हैं वो थोड़े महंगे होते हैं, तो लोग उन्हें लेना भी नहीं चाहते हैं, है ना। भारत में खासकर क्या है, क्योंकि कस्टमर क्या रहता है, प्राइस सेंसिटिव रहता है, क्वालिटी को किसी को मैटर नहीं करता, क्वालिटी वाले बहुत कम लोग हैं, बहुत चुनिंदा लोग हैं, है ना। बाकी सब तो क्या है, प्राइस सेंसिटिव है, तो बहुत क्या है, ये पॉपुलर नहीं है बहुत ज्यादा। अच्छा, केवल कस्टमर ही जो है वो अवेयर, ऐसा है कि वो ही अवेयर नहीं है, फार्मर भी अवेयर नहीं है ना। तो क्योंकि चैलेंजेस इसमें बहुत सारे हैं, प्रॉब्लम्स आती है, तो उन्हें अवेयर करने की जरूरत है, दोनों ही पार्टी को अवेयर करने की जरूरत है। तो ये चैलेंज है हमारे सामने कि लेस पॉपुलर है, हमें से क्या करना है, पॉपुलर करना है। नेक्स्ट है, इसमें किसकी कमी है, इंफ्रा और मार्केटिंग फैसिलिटीज की कमी है, इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, सब बच्चों को पता है। नेक्स्ट है लो यील्ड, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी क्या है कि नेचुरली चीजें ग्रो हो रही है, कोई एक्स्ट्रा तुमने इसमें सप्लीमेंट डाले नहीं है ना भाई। नेचुरली क्या करते हो, नेचुरली तुम मान लिया तुम जो तुम्हारी डाइट है वो ले रहे हो, वो चीज अलग होती है। अब सप्लीमेंट से तुमने देखो बहुत सारे लोग सप्लीमेंट से क्या कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, बाद में फिर वो नॉर्मल सिचुएशन, तो वही चीज तो ये बोल रहे हैं कि लो यील्ड यही तो है। हाँ जी, लो यील्ड, तो प्रोडक्टिविटी क्या रहती है, कम रहती है, क्योंकि चीजें नेचुरली क्या हो रही है, ग्रो हो रही है, तो ये चैलेंजेस में। नेक्स्ट है बच्चों, लिमिटेड चॉइस ऑफ क्रॉप। सारी क्रॉप्स में ये अप्लाई नहीं कर सकते, कुछ ही रेगुलर क्रॉप्स होती है जिनमें आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हो, बाकी ऑफ सीजन क्रॉप में नहीं कर सकते। कुछ पूछना है, अच्छा हाथ तुमने उससे दूर किया है, कभी वो पकड़ ले। नेक्स्ट, शॉर्टर फूड लाइफ, क्या है, शॉर्टर फूड लाइफ। इनसे जो प्रोड्यूस मिलता है हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग से, उसकी जो लाइफ होती है वो बहुत ज्यादा क्या होती है, मतलब वो पेरिशेबल प्रोडक्ट होते हैं, उनकी लाइफ बहुत कम होती है, उनको हम स्टोर करके नहीं रख सकते। नमन भैया, उनको भी नहीं स्टोर कर सकते, ये उससे भी ज्यादा हाईली पेरिशेबल होते हैं। जो बाकी जो ट्रेडिशनल फार्मिंग से होते हैं वो पेरिशेबल होते हैं, ये हाईली पेरिशेबल होते हैं, ये रंग बदलते हैं रंग, ठीक है ना, ऐसा, ठीक है। हाँ जी, L फॉर लाइफ, यानी कि L फॉर लाइफ का मतलब है 4 बार तो L है और उसके बाद लाइफ, है ना। पहला L क्या है, लेस पॉपुलर, फिर क्या है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज, अगेन L फॉर लो यील्ड, एंड द लास्ट वन इज, हाँ जी, लिमिटेड चॉइस ऑफ क्रॉप्स, लिमिटेड चॉइस ऑफ क्रॉप्स, है ना। और लाइफ है, क्या है, लाइफ, लाइफ बोले तो हाँ शॉर्ट लाइफ या शॉर्ट शेल्फ लाइफ बोल सकते हो। वैसे तो मतलब चैलेंजेस ऑर्गेनिक फार्मिंग में L ही है, क्या है, चैलेंजेस ऑर्गेनिक फार्मिंग में L ही है, 5 बार L है, मतलब ए छपरी, वो भी तो L ही है, वो तो मैंने ऐसा मतलब कुछ तो बन जाए, L फॉर लाइफ। अब भैया वो तो तुम्हें पता होगा, अब हमें क्या। इंटरेस्ट इंटरेस्ट की बात होती है। खैर
चलो और इधर देखो, अब देखो, मान लिया ऐसे तो रोस्टिंग तो मैं भी ठीक ठाक कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी अपने अपने इंटरेस्ट की बात है कि मैंने पढ़ाना ही पसंद करा, ठीक है ना। खैर, तो इंटरेस्ट की बात होती है। इवैल्यूएशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इवैल्यूएशन ऑफ, अब इवैल्यूएट करते हैं कि भाई क्या चीज, वो तो देख चुके हैं हम कि क्या कमी है, क्या उसका समस्या का समाधान है। अब उसे इवैल्यूएट करते हैं कि हमें और क्या जरूरत है ना, किन चीजों पे हमें क्या करना है, ध्यान देना है। तो कह रहे कि रूरल सेक्टर क्या ही रहेगा, बैकवर्ड ही रहेगा। क्या रहेगा नमन भैया, ऐसा मत बोलो यार, नहीं पूरी बात बोलता हूँ। रूरल एरिया क्या रहेगा, बैकवर्ड रहेगा, जब तक आप उसमें क्या ना करो, मेजर चेंजेस ना करो। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, पूरा चैप्टर समझ चुके हैं, रिकॉल भी कर चुके हैं कि भाई प्रॉब्लम तो है, और जो हमने मेजर्स लिए वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव मेजर्स नहीं है, हमें कुछ और भी करने की जरूरत है। कहते हैं कि कुछ चैलेंजेस जो है, some of the challenges which need to be taken for the development of the rural sector are outlined below. Sorry, challenges नहीं, changes. Some of the changes, मैं तभी तो बोल रहा हूँ कि कुछ तो दिक्कत हो रही है। कुछ चेंजेस हमें यहाँ पे क्या है, करने पड़ेंगे। जैसे कि हमें किस पे फोकस करना होगा, डाइवर्सिफिकेशन पे। जो लोग कंसंट्रेटेड है, जो लोग क्या है, कंसंट्रेटेड है, उन्हें हमें क्या करना होगा, डाइवर्सिफाई करना होगा। बाकी मल्टी क्रॉपिंग पे लेके आना होगा, और बाकी दूसरी एक्टिविटीज में उन्हें लाना होगा, एक बात। दूसरा, रूरल एरिया को किससे लिंक करना होगा, अर्बन एरिया को। जो मेन हाईवेज वगैरह है, उन्हें जो गांव की जो रहती है, रोड्स वगैरह रहती है, उनसे कनेक्ट करना होगा, ताकि गांव के लोगों को, रूरल के लोगों को शहर का एक्सेस मिल, शहर की मार्केट का, बड़ी मार्केट का क्या मिल सके, एक्सेस मिल सके। नेक्स्ट है, हमें फैसिलिटीज और भी क्या करनी होगी, बेहतर करनी होगी। इंफ्रा बेहतर करना होगा हमें, है ना। हमें स्टेट एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश करने होंगे, और फ्रेंडली, जो फार्मर फ्रेंडली पॉलिसीज है वो हमें फ्रेम करनी होगी गवर्नमेंट के पार्ट पे। और उनसे क्या करना पड़ेगा, आपको डायलॉग बना के रखना पड़ेगा, मतलब कम्युनिकेशन मेंटेन रखना पड़ेगा फार्मर से, उनके लीडर से, ठीक है ना। ताकि जो दिक्कतें हैं वो टाइम रहते हुए पता चल जाए, और टाइम रहते हुए उन समस्याओं का समाधान हो जाए। और लास्ट बच्चों, आपको ज्यादा एम्फेसिस देना होगा किसके ऊपर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। जहां पे आपको केवल और पैसा कमाने की शॉर्ट टर्म में बात नहीं करनी चाहिए, कि आपको अलोंग विद द पैसा कमाना, आपको लॉन्ग टर्म भी क्या करना होगा, लॉन्ग टर्म ग्रोथ की भी बात करनी होगी, आने वाली जनरेशन की भी बात करनी होगी, रिसोर्सेज के, रिजर्व्स की भी बात करनी होगी आपको। तो ये चीज है, तब ही क्या हो सकता है, रूरल एरिया का अच्छे तरीके से वाइब्रेंटली क्या हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है। चैप्टर फिनिश हो जाता है, छोटे छोटे पॉइंटर्स रहते हैं। 1955 में कमेटी बनाई गई ऑन द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो किसने स्टैब्लिश की थी, प्लानिंग कमीशन ने स्टैब्लिश की थी, जो आज के दौर में नीति आयोग जिसको बोला जाता है। और वो कमेटी क्या थी, कार्वी कमेटी, नाम था उसका, कार्वी कमेटी। ये कमेटी का काम क्या होता था बच्चों, प्रमोट करना और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या करना, हेल्प करना, किसकी, एसएसआई का, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का, जो रूरल एरिया में रहती थी, ताकि रूरल डेवलपमेंट हो सके। जमशेदजी टाटा नेशनल वर्चुअल एकेडमी को स्टैब्लिश किया गया भारत में, किसके लिए, रूरल प्रोस्पेरिटी के लिए, है ना, रूरल एरिया की खुशहाली के लिए ये एकेडमी को स्टैब्लिश किया गया। एक योजना है बच्चों, सांसद आदर्श ग्राम योजना, SAGY। इसमें क्या होता था, जो एमपीज होते थे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक गांव को क्या करते थे, वो अडॉप्ट करते थे, फिर उसको स्मार्ट बनाने के लिए क्या करते थे, वर्क करते थे। तो इसमें वैसा है, 2014 के बाद ये पॉलिसी को लेके आया गया, मतलब 2014 में ही जब वो इलेक्शन जीत के आए थे मोदी जी, तो मोदी जी ने पॉलिसी लेके आया था, ठीक है ना। इसी के साथ साथ बच्चों हमारा चैप्टर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। थैंक यू वेरी मच बच्चों। अभी इसमें इतना ही करते हैं, बाकी देखते हैं, डिसाइड करते हैं कि क्या करने का अपने को।